फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट पीसीएस जुडिशरी। आज हम ऑर्डर 6, 7 और 8 के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 6 की हेडिंग है प्लीडिंग्स जनरली। इसका रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। रूल 2 में इम्पॉर्टेंट जो है कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं कि प्लीडिंग्स जो है मटेरियल फैक्ट्स बताने चाहिए, लॉ नहीं बताए, ना कि एविडेंस बताए, और जो भी फैक्ट्स वो स्टेट करी वो एक कंसाइज फॉर्म में हो, डिटेल्ड में नहीं हो, कंसाइज फॉर्म में हो। रूल 6 डील करता है कंडीशन प्रेसिडेंट से। रूल 14 प्लीडिंग्स टू बी साइंड, कौन साइन करेगा? बाय पार्टी एंड इज प्लीडर। प्लीडर है तो साइन करेगा, नहीं तो सिर्फ पार्टी साइन करेगी। रूल 14 ये कह रहा है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। अब कोई भी नोटिस वगैरह सर्व करनी है तो उसके लिए एड्रेस कौन सा होगा? जो भी एड्रेस आपने दिया है साथ में अपने प्लेंट में, तो उसी में जो एड्रेस आपने दिया है वो रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी हो जाएगा 2 साल के लिए। मतलब फ्यूचर में अगर कोई भी डिटर्मिनेशन के बाद भी कोई प्रोसीडिंग्स होती है तो किसी भी नोटिस के सर्विस होने के लिए 2 ईयर्स तक ये आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पे सब कुछ वो लोग भेजेंगे। रूल 17 बता रहा है अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस रूल में अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स है और अमेंडमेंट कब की जा सकती है? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। लेकिन कोर्ट तभी अलाउ करेगी अमेंडमेंट जब देखेगी कि कोई भी इनजस्टिस नहीं हो रहा है। इसका प्रोविजो कहता है नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट आफ्टर ट्रायल हैज़ कमेंस। ट्रायल के स्टार्ट होने के बाद कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए नहीं मतलब एंटरटेन करी जाएगी। अब इसका रूल 18 कह रहा है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। उन्होंने ऑर्डर किया कि आप आकर के अमेंडमेंट कर लो, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है हमें रूल नंबर 18। रूल 18 बता रहा है कि आपको अमेंडमेंट जो भी करना है 14 डेज़ के अंदर कर लेना है, या फिर जो भी टाइम आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कोर्ट। अगर आपने अमेंडमेंट नहीं किया तो उसके बाद आप कोई भी बाद में ऑल्टरेशन या अमेंडमेंट कर नहीं पाओगे, क्योंकि कोर्ट दोबारा दोबारा थोड़ी ना आपके लिए वेट करती रहेगी। अब ऑर्डर 7 हमें बता रहा है प्लेंट के बारे में। ऑर्डर 7 का रूल 1 कहता है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन द प्लेंट। ये इसके सारे अंदर की चीज़ें जानना इतना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कोर्ट का नाम होना चाहिए, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ द पार्टीज़, पार्टीज़ कौन है आपकी, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और ऐसी चीज़ें होती हैं। रूल नंबर 9 कह रहा है प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग द प्लेंट। व्हेन कोर्ट ऑर्डर सर्विस ऑफ समन्स एज पर रूल 9 of order number 5, it will direct plaintiff to present as many copies as per the number of defendants. अब मान लीजिए 4 डिफेंडेंट है तो 4 कॉपी ऑफ द प्लेंट उसको लानी पड़ेगी प्लेन पेपर पे लिख करके। कितने समय के अंदर? विद इन 7 डेज। रूल 10 कह रहा है रिटर्न ऑफ प्लेंट, और रूल 10 का सब रूल 2 कह रहा है प्रोसीजर फॉर रिटर्निंग प्लेंट। तो ये पूछते हैं प्री में कि किस में दिया है प्रोसीजर फॉर रिटर्निंग प्लेंट, इंपॉर्टेंट है। अब रूल 11 आपको बता रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के जो ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारे 6 ग्राउंड्स हैं, ये देखिए 6 ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पहला है डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपकी प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बता रही है तो रिजेक्ट हो जाएगी। रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। जो भी रिलीफ उन्होंने किया था वो सही वैल्यू में नहीं आपने बताया। रिलीफ क्लेम प्रॉपरली वैल्यूड बट प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर इंसफिशिएंटली स्टैम्पिंग नहीं सही हुई है पेपर की, डुप्लीकेट में नहीं था, सूट ऐसा लग रहा है आपकी प्लेंट पढ़ने के बाद कि आपका जो सूट है वो बार्ड बाय लॉ है। प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। रूल 9 के प्रोविजंस आप कंप्लाई नहीं कर पाए। कौन से? ये जो 7 डेज़ के अंदर आपको कॉपीज़ देनी थी आपने नहीं दी। चलिए आगे देखते हैं। अब रूल 13 हमें बता रहा है कि वे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रेक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। ये आपको बस रूल का नंबर याद रखना है। 13 में ये बता रहा है और 14 में बता रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द प्लेंटिव सूज। तो जो प्लेंटिव जिन भी डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर है उसके उनको प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं ऑर्डर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट रूल्स हमारे प्री एग्जाम्स के लिए। रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बारे में बता रहा है ऑर्डर नंबर 8। रूल 1 इसका कह रहा है रिटन स्टेटमेंट आपको 30 डेज़ के अंदर देनी है और एक्सटेंडेबल जो कि होगा 90 डेज़ में। अगर हमारा जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि कोई भी मान लीजिए डिले हो गया, तबीयत ख़राब है या आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ इंडिया है, तो कोर्ट अगर अलाउ करेगी तो वो 90 डेज़ तक का एक्सटेंड हो जाएगा ये टाइम। रूल 4 में एवेजिव डिनायल है, बस रूल नंबर इंपॉर्टेंट है। रूल 6 बता रहा है पर्टिकुलर्स फॉर सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट,
क्या क्या चीज़ें आपको सेट ऑफ के लिए अपने रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन करनी पड़ेंगी। तो पहला है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, असर्टेन सम ऑफ मनी। अब ऑब्वियसली अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है अगर, तो कैसे फिर कोर्ट भी क्या डिसाइड करेगी कितनी वैल्यू वापस करनी है। वैसे ही अब जो मनी है वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मनी एक्सटॉर्ट करनी है और आप उसके लिए कह रहे हो, लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए। कौन रिकवर करेगा? प्लेंटिफ फ्रॉम द डिफेंडेंट, और नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। जिस भी कोर्ट में आप सूट लेके आ रहे हो भाई, उसके पास इतनी पावर तो होनी चाहिए ना आपको अवॉर्ड करने के लिए। अब इसका रूल 6 का सब रूल 2 जो है इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेट ऑफ में ये चीज़ याद रखने की कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नया क्लेम तो आ रहा है लेकिन कैरेक्टर में, यानी कि अगर डिफेंडेंट मांग रहा है या प्लेंटिफ मांग रहा है तो उसके कैरेक्टर में चेंज नहीं आ रहा है। अगर वो डिफेंडेंट ने मांगा है तो वो डिफेंडेंट ही रहेगा। लेकिन अनलाइकली इसका काउंटर क्लेम में जब होता है तो आपका कैरेक्टर बदल जाता है। जैसे अगर आप प्लेंटिफ हो और आप मांग रहे हो काउंटर क्लेम के केस में, तो आप डिफेंडेंट हो जाओगे। क्लेम आपका नया है लेकिन आपका इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है। रूल 6 में आपको ये जो 3 इलस्ट्रेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, डी, एफ और जी, ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूल 6D क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ सूट। अगर मान लीजिए सूट डिसकॉन्टिन्यू हो गया, स्टे हो गया या डिसमिस हो गया, तो उसमें आपके काउंटर जो क्लेम आपने किया था उसमें कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। रूल 9 इंपॉर्टेंट है, कहता है सब्सीक्वेंट प्लीडिंग्स, इसका नंबर याद रखना है। और ये भी पता होना चाहिए कि TPA के सेक्शन नंबर 132 जो कि एक्शनेबल क्लेम्स है उससे डील करता है। अब ये हम लोगों ने तीनों ऑर्डर्स डिस्कस कर लिए। देखिए ऑर्डर नंबर 8 यहाँ डिस्कस किया था, ऑर्डर 7, और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डर नंबर 6। तो ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये भी सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जैसे आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या आपको सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू का रिवीजन करना है, तो जितने रूल्स अभी मैंने इसमें आपको बताए हैं इतने सफिशेंट हो जाएंगे ऑर्डर 6, 7 और 8 के लिए। नेक्स्ट जो ऑर्डर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। बाय बाय।